हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। यस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बट जितना टाइम लिया है उतना ही ज़बरदस्त कंटेंट लेके आया हूँ। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, नाइन्थ और टेंथ दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इवन जो नई ब्लूप्रिंट आई है उस हिसाब से टेंथ वालों के लिए तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का वेटेज है। ऑप्शन के साथ गिने तो 12 मार्क्स का। तो ये जो है चैप्टर नाइन्थ वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट, टेंथ वालों के लिए और आपको आगे हायर स्टडीज़ के लिए भी ये आपका बेस है। तो अब यहाँ पे मेन कितने शेप आते हैं आपको उसकी बात कर लेते हैं। तो एक आता है क्यूब, एक आता है क्यूबॉइड, एक आता है सिलेंडर, एक आता है कॉन कॉन कॉन, एक आता है हेमिस्फीयर और एक स्फीयर। इसके अलावा एक फ्रस्टम ऑफ कॉन जो कि कॉन में से कट किया हुआ पार्ट होता है जिससे बकेट या फिर आप ग्लास बोल सकते हो, ऐसा शेप बनता है, बट वो अभी हम साइड में रखते हैं। उसके अलावा ये मेन छः जो शेप है उसमें जो तीन शेप है, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, इन तीनों के जितने भी फॉर्मूला बनते हैं, मतलब कि लिटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि जो सराउंडिंग एरिया होता है ठीक है, जिसमें टॉप और बॉटम को हम कंसीडर नहीं करते, उस एरिया को लिटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। और अगर वहाँ पे सर्कुलर डिज़ाइन है जैसे कि सिलेंडर में, तो फिर उसको हम लेटरल सरफेस एरिया को कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, CS शॉर्ट में। टोटल अगर हम ले ले टॉप और बॉटम के साथ इंक्लूड करके उसका, तो वो होता है टोटल सरफेस एरिया। स्पेशल केस या स्पेसिफिक केस जो है उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। और एक होता है वॉल्यूम। तो इतने आपके पास होते हैं फॉर्मूला। तो ये जो तीन है, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, उसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट और या टेक्निक जो आपको आज से पहले कहीं नहीं देखने मिली होगी या नहीं सुनी होगी, वो आपको बताने जा रहा हूँ कि इसको कैसे ये फॉर्मूलाज आप याद कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये फॉर्मूला आप समझ लो कि जैसे कि लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए मैंने ऐसे किया हुआ है। उसके लिए आपको याद रखना है कि वो जो शेप है उसके बेस में जो डिज़ाइन है उसका पेरीमीटर इनटू हाइट। अब जैसे कि हम बात करें क्यूब, तो क्यूब के बेस में क्या बनेगा? स्क्वायर, ठीक है। क्यूबॉइड के बेस में क्या बनेगा? रेक्टेंगल। और सिलेंडर के बेस में क्या बनेगा? सर्कल। अब आप सोचोगे सर्कल में तो पेरीमीटर कैसे आएगा? तो सर्कल में पेरीमीटर को हम कहते हैं सरकमफेरेंस। ओके, तो वही चीज़ हो गई। तो उसका वो लेके पेरीमीटर और उससे हाइट से मल्टीप्लाई कराते हो तो आपको मिल जाता है जो सराउंडिंग एरिया है वो। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये जो एरिया हमें मिला उसमें टॉप में जो बनता है शेप और बॉटम में जो बनता है शेप, उन दोनों का एरिया आपको क्या कर देना है? प्लस। स्पेशल केस में क्या होता है कि टॉप या बॉटम में से किसी एक का ही एरिया हमें चाहिए। वो स्पेशल या स्पेसिफिक केस हो गया कि जिसमें टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया के बीच वाला एक, कि जिसमें दोनों ऐड नहीं करते हम टॉप और बॉटम को। कोई ऐसा स्पेसिफिक है कंडीशन जहाँ पे टॉप और बॉटम में से किसी एक को ही हमको चूज करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम सिलेंडर का जो देखने वाले हैं उसमें मैं आपको बताऊँ पेन होल्डर। आप लोगों ने पेन होल्डर देखा होगा सबने, सिलेंडर शेप का। तो पेन होल्डर में ऊपर क्या होता है? ओपन होता है, ठीक है, तभी हम पेन या चीज़ें रख सकते हैं। नीचे बॉटम फील होता है और सराउंडिंग एरिया तो होता ही है। तो सराउंडिंग एरिया और बॉटम बस इतना ही प्लस होता है, टॉप का प्लस नहीं होता। तो वैसे ही चीज़ों के लिए स्पेशल केस। वॉल्यूम में क्या होता है? एरिया ऑफ बेस और इनटू हाइट। तो ये चीज़ों का यूज़ करके, जैसे मैं आप क्यूब और क्यूबॉइड का आप खुद से करना, मैं आपको सिलेंडर का बताता हूँ वैसे। तो सिलेंडर का शेप ऐसा होता है, ठीक है, जिसमें ये जो सर्कुलर पार्ट है उसकी रेडियस हमने ली है R और उसकी जो हाइट है वो ली है H। अब आप लोग को एक और ज़बरदस्त चीज़ बताऊँ कि सिलेंडर मतलब कॉइन भी हुआ। आप ऐसे सोचते हो कि पाइप होगी या वुडन आर्टिकल होगा वही सिलेंडर होता है। कॉइन भी सिलेंडर है हमारा। क्यों सिलेंडर है कॉइन? क्योंकि अगर आप कॉइन को देखो, चलिए हम आपको बता ही देते हैं कि कॉइन की क्या होती है, कुछ थिकनेस होती है ना। जैसे कि ये कॉइन है, अब ये कॉइन आप देख के ऐसे लगाओगे कि ये तो सर्कल है, पर सर्कल तो क्या होता है? प्लेन फिगर होती है, उसका 3D शेप तो होता नहीं है। अब ये एक तरफ से राउंड, दूसरी तरफ से राउंड और बीच में ये जो थिकनेस है ना, इसके लिए सिलेंडर हो रहा है। फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि सिलेंडर कैसे है, तो इसका एक इलाज बताता हूँ। जैसे ये मैंने 5 रुपये का कॉइन लिया है। अब 5 रुपये के कॉइन एक के ऊपर स्टैक कर दो तो फिर क्या हो जाएगा? शेप सिलेंडर। ओके, तो यही चीज़ है कि कॉइन के बारे में अगर कभी सम आए तो अभी सिलेंडर का फॉर्मूला लगाना है। तो ये गलती मत करना कि सर्कल का लगा दो, क्योंकि जब एग्जाम में तो क्वेश्चन आएंगे तब तो सब चैप्टर मिक्स हो गए तो आपको पता नहीं चलेगा सर्कल का पूछा है या इसका पूछा है। तो इसलिए मिस्टेक ना हो, इसलिए बता रहा हूँ। इसका हम CS से फाइंड करेंगे क्योंकि इसमें कर्व सरफेस एरिया है। तो इसमें क्या बताया था मैंने? पेरीमीटर ऑफ बेस। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर मतलब सर्कल में हम सरकमफेरेंस कहते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है
वो होता है 2πr, और एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है πr²। ठीक है, तो इनका यूज़ करेंगे हम। तो इसमें क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब के 2πr इंटू हाइट मतलब के h, तो 2πrh ऐसे बन गया सिंपल। TSA में हम क्या करेंगे, ये 2πrh लेंगे और उसमें जो टॉप और बॉटम का एरिया ऐड करें, टॉप और बॉटम दोनों में सर्कल है तो πr² प्लस πr² मतलब के 2πrh प्लस 2πr²। ठीक है, अब इसमें से कॉमन निकाल के हम फाइनल ऐसे शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला लिख सकते हैं, 2πr कॉमन निकलेगा तो बचेगा ब्रैकेट में h प्लस r। और अगर स्पेसिफिक केस की बात करें जैसे कि पेन होल्डर, तो इसमें क्या आएगा कि 2πrh में सिर्फ हम एक ही बार πr² ऐड करेंगे और इसमें से πr ही कॉमन निकलेगा क्योंकि यहाँ पे 2 है पर यहाँ पे 2 नहीं है, तो πr निकल गया तो ब्रैकेट में बचेगा 2h और यहाँ पे r² में से एक r। तो ये फॉर्मूला हो गया स्पेसिफिक केस का। और वॉल्यूम का अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो उसमें हम क्या लेते हैं, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस मतलब πr² आएगा नीचे, इंटू हाइट मतलब के πr²h। तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, सब इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब जब चाहो तब बना सकते हो फॉर्मूला, अगर ये कॉन्सेप्ट आप याद रख देते हो तो ये 3 के लिए, स्फीयर, हेमिस्फीयर और कॉन के लिए अलग बात है। ठीक है, तो ये हो गया एक इससे फॉर्मूला से कैसे आपको याद रखना है टेक्निक। अब हम बात करते हैं कि हम कब यूज़ कर सकते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए कब एरिया का फॉर्मूला यूज़ करें, कब वॉल्यूम का करें, एरिया में कब, वो वाला भी हम बताएंगे एरिया में कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना। तो उसके लिए पहले बात करते हैं, जब भी आपको लीटर मिलीलीटर में ऐसे किसी में पूछा हो तो क्या आएगा, वॉल्यूम। जब भी आपको रेट जो है, ऐसे क्वेश्चन में रेट दिया होगा कि इतने मीटर क्यूब के इतने रुपीस या इतने सेंटीमीटर क्यूब के इतने रुपीस, तो यहाँ पे यूनिट मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब आ गया, मतलब क्या आएगा, वॉल्यूम। जब भी आपका वर्ड आए कैपेसिटी, कैपेसिटी वर्ड आए तो अभी इसका क्या आएगा फॉर्मूला, वॉल्यूम। जब भी एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्जन हो रहा है या कंपैरिजन हो रहा है, एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्जन या फिर कंपैरिजन, तब भी क्या आएगा, वॉल्यूम। और सबसे लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, जब क्वेश्चन में लिखा हो फाइंड द वॉल्यूम, तब भी वॉल्यूम का फॉर्मूला आएगा। तो ये चीज़ें याद रखना कि मतलब कि या तो आपको ऐसे रेट मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब लीटर मिलीलीटर कैपेसिटी वर्ड एक शेप से दूसरे शेप और वॉल्यूम लिखा हो, तब सब जगह आपको क्या यूज़ करना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला। ओके, अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे फिगर्स देखने वाले हैं, क्योंकि जिसमें अलग अलग फिगर्स को एडजॉइन किया जाएगा, कॉन, हेमिस्फीयर और अलग अलग ऐसे, तो उनको देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने कॉन और हेमिस्फीयर को कंबाइन करके एक फिगर बनाया। अब यहाँ पे आपको इसका एरिया फाइंड करने का पूछा हो, तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपको हमेशा जो केस दिया है उससे लॉजिक लगाना है। आपको फिर क्वेश्चन में जो लिखा है उससे वो नहीं करना है। जैसे कि इस तरह के फिगर दिए हो या इस तरह की कंडीशन दी हो और आपको बोला हो कि इस क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन में फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो आप टोटल सरफेस एरिया पढ़ के वो टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूला सीधे मत लगा देना, ऐसा नहीं करना है। ये चैप्टर में ऐसा बहुत होगा, यहाँ पे आपको फाइंड द टोटल सरफेस एरिया लिखा होगा पर लॉजिकली आप सोचोगे तो उसमें टोटल सरफेस एरिया ऐसे नहीं लगेगा फॉर्मूला। वो उन लोगों ने वर्ड क्यों यूज़ किया है कि जितनी सरफेस बन रही है उनका एरिया, इसलिए वो ऐसा लिखते हैं। और हम क्या सोच लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, तो गलत हो जाता है। वैसे ही फाइंड द रिमेनिंग सरफेस एरिया, ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करने का, सब चीज़ें बता रहा हूँ। तो जैसे इसमें क्या होगा कि कौन जो है उसका एक ही बॉटम होता है, एक ही होता है, वो तो दब गया, और हेमिस्फीयर का भी एक, तो दोनों का क्या आएगा, सी एस ए। तो सी एस ऑफ कॉन प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर लगा दो, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ऐसे ही जैसे ये बोलता है कि टी एस ऑफ सॉलिड लिखा है, जिसमें से ऐसा बोला है कि सिलेंडर के ऊपर एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है और एक स्कूप आउट किया हुआ है, डिप्रेस किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे फिर शायद ऐसा लिखा हो टी एस ऑफ सॉलिड, या ऐसा लिखा हो कि फाइंड द रिमेनिंग सरफेस एरिया। अब बच्चे ऐसा पढ़ के क्या हो जाता है कि रिमेनिंग है, तो फिर ये जो स्कूप आउट किया वो माइनस कर देने का, ऐसा नहीं। स्कूप आउट किया हो पर सरफेस तो बढ़ गई ना उसकी,
यहाँ पे भी ऊपर एक सरफेस बढ़ गई इतनी, और नीचे भी क्या होता है कि अगर आप सरफेस टच करते जाओ तो सरफेस तो उतनी बढ़ गई ना, तो सरफेस जितनी सरफेस उतना ही आपको प्लस करना है एरिया। तो यहाँ पे मतलब कि सी ऐसे आएगा सिलेंडर का, वो तो जाहिर सी बात है क्योंकि उसका ऐसे टॉप और बॉटम तो है नहीं, ठीक है। उसका ऊपर एक हेमिस्फीयर लगा दिया तो एक यहाँ पे टॉप चला गया और यहाँ से बॉटम स्कूप आउट हो गया, प्लस 2 इंटू सी एस ऑफ हेमिस्फीयर। क्यों 2 इंटू सी एस ऑफ हेमिस्फीयर? मैंने पहले ही बताया कि हमें प्लस करना पड़ेगा दोनों, तो ये दोनों हेमिस्फीयर सेम रेडियस के ही हो गए क्योंकि इसके ऊपर तभी वो एडजस्ट हो रहा है, तो इसलिए 2 इंटू सी एस ऑफ। ये केस में देखते हैं। अब क्यूब है, क्यूब क्यूब में से भी ऐसे एक हेमिस्फीयर स्कूप आउट कर, ऐसे बोला है फाइंड द रिमेनिंग सरफेस एरिया। तो ऐसा मत करना कि क्यूब का एरिया में से हम वो माइनस कर देंगे, नहीं, टोटल सरफेस तो बढ़ जाएगी अंदर क्यूब के अंदर, बाहर की तो जो सरफेस होगी और अंदर ये। तो इसमें हम क्या करेंगे, लोग ऐसा सोचेंगे कि चलो तो फिर 5L स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ से ऊपर से तो वो किया है स्कूप आउट, तो नहीं, क्योंकि हेमिस्फीयर हम स्कूप आउट करते हैं क्यूब में से तो पूरा वो ऊपर का सरफेस नहीं चला जाता, क्योंकि यहाँ पे तो सर्कुलर था इसलिए पूरा चला जाएगा। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी एजिस बचेगी, क्यूब होगा तो पूरा हेमिस्फीयर पे वो पूरा नहीं ऊपर की साइड चली जाएगी, इसलिए हम इसको 6L स्क्वायर कंसिडर करेंगे इसके एरिया, जब इस केस में फाइंड करना होगा तब 6L स्क्वायर। उसमें हम प्लस करेंगे सी एस ऑफ, मतलब ये 6L स्क्वायर मैंने किसका लिखा है आपको बता दूं, टी एस ऑफ क्यूब, प्लस 2πr स्क्वायर लिखा है मैंने सी एस ऑफ हेमिस्फीयर। आप बोलोगे हाँ अब बराबर है, पर अभी भी एक चीज़ बाकी है, माइनस पाई आर स्क्वायर। अब ये पाई आर स्क्वायर क्यों माइनस किया भाई हमने, तो देखो 6L स्क्वायर मतलब पूरा क्यूब ले लिया हमने टॉप बॉटम के साथ, मतलब कि टी एस लिया इसीलिए उसका, उसमें हम ये अंदर एक इतना कर्व बना तो उसका सी एस ऑफ हेमिस्फीयर लिया, पर ये कट करके इतना ऊपर सर्कल जितना तो निकल गया होगा ना साइड में से, थोड़ी थोड़ी एजी सी बची है और हमने तो यहाँ पे पूरा टी एस लिया है 6L स्क्वायर, तो उसमें से उतना पाई आर स्क्वायर जितना माइनस करना पड़ेगा। तो ये पूरा हमारा फॉर्मूला होता है जब क्यूब में से हेमिस्फीयर ऐसे डिप्रेस आउट करते हैं तब ये फॉर्मूला बनता है, या फिर सर माउंटेड होते हैं तब भी, ठीक है, मतलब क्यूब और हेमिस्फीयर का कॉम्बिनेशन हो तब ये फॉर्मूला लगेगा, इतना याद रखना, ओके। फिर ये जैसे सिलेंडर के ऊपर ये कॉन है और ऐसा बताया कि ये टेंट है, ठीक है, और टेंट के लिए जो भी कैनवास या जो भी कपड़ा यूज़ किया है उसके लिए आप एरिया फाइंड करो। तो अब आप सोचोगे कि यहाँ पे तो पक्का स्पेशल केस ही आएगा क्योंकि यहाँ पे एक बॉटम बचा है, तो सिलेंडर का वो और कॉन का सी एस है, तो कि नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे टेंट वर्ड यूज़ किया है। अब टेंट में वो कपड़ा बनाते उससे, पर नीचे बॉटम में थोड़ी ना वही कपड़ा रखते हैं, या तो कारपेट रखते हैं या मिट्टी का वो रखते हैं लेयर, तो इसीलिए यहाँ पे भी सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ऑफ कॉन, समझे। तो अब आप सोच रहे होगे ये सब में तो ऐसा हुआ, तो स्पेशल केस हम यूज़ कहाँ करें, तो स्पेशल केस यूज़ करने के लिए आपको ऐसे ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को, जहाँ पे टॉप या बॉटम में से कोई एक ही रिक्वायर्ड हो तब, जैसे कि एक हमने देखा था पेन होल्डर वाला केस अभी, वैसे वैसे अगर और केस बताऊं तो स्पेसिफिक आपको जब वाइट वॉशिंग या पेंटिंग का बोला गया हो तो तब, जैसे कि रूम की बात करें हम, रूम में वाइट वॉश करना हो तो हम कहाँ करेंगे, 4 दीवारों पे, सीलिंग पे, फ्लोर पे कोई करेगा तो 5 ही हो गई, टॉप और बॉटम में से एक ही हो गई, तब वो स्पेशल केस। वैसे ही क्यूबिकल टैंक्स होती है, अभी तो ज़्यादातर सब वो प्लास्टिक की सिंटेक्स की और ऐसी टैंक यूज़ करते हैं, बट अगर आप देखो तो पहले पुराने ज़माने स्ट्रक्चर बनाया जाता था, ब्रिक से उसे कंस्ट्रक्ट की जाती थी टैंक, क्यूबिकल शेप की होती थी, ठीक है। तो उसको अगर पेंट करना है उसको भी, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें भी 5 ही साइड आएगी ना, 4 सराउंडेड साइड जो होगी, और जहाँ पे ऊपर हम उसका कैप ढक्कन रखते हैं वो, उसको उखाड़ के तो छठी साइड पेंट नहीं करेंगे, तो 5 ही साइड हो गई। तो उसमें ऐसी तरह के जो केस होते हैं वहाँ पे हम स्पेशल केस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो स्पेशल केस के लिए आपको इतना समझना पड़ेगा कि भाई जैसे वाइट वॉश करने को बोला है रूम को, तो आपको सीधी सी बात है कि टी से नहीं ले लेना है क्योंकि कोई फ्लोर पे नहीं करता, तो ऐसी चीज़ों को समझ के किया जाएगा स्पेशल केस का यूज़। तो ये सारी बात हो गई कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो पूरी। अब 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। आज हम वॉल्यूम के फॉर्मूला के बेस पे
दो कॉम्प्लिकेटेड या बोल सकते हैं या ट्रिकी क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम सारे ऐसे एरिया के बेस के ऊपर सम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है बहुत ही फेमस है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, कि गुलाब जामुन जो है उसमें शुगर सिरप 30% जितनी उसके वॉल्यूम में, मतलब जितना भी गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसमें 30% वो है, तो 45 गुलाब जामुन में कितनी अप्रोक्सीमेटली सिरप होगी वो हमें फाइंड करना है। अगर गुलाब जामुन की साइज ऐसा बोला है कि ऐसा है कि सिलेंडर शेप है गुलाब जामुन का और दोनों एंड हेमिस्फीयर है, मतलब आप ऐसा मत सोच लेना कि ऐसा गुलाब जामुन होगा, तो वो वैसे गुलाब जामुन इतना बड़ा नहीं होगा, बट बेसिकली प्रॉपर स्फीयर नहीं होता गुलाब जामुन, थोड़ा सिलेंडर है और फिर हेमिस्फीयर होता है दोनों एंड पे, इसलिए ऐसा शेप बताया। तो छोटा सा ऐसे सोच लेते हैं ऐसा गुलाब जामुन है। अब उसमें दो शेप है, एक है सिलेंडर और एक है हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे हेमिस्फीयर जो है उसका डायामीटर 2.8 सेंटीमीटर है, जब इसका 2.8 है तो इसका भी 2.8 ही है, सीधी सी बात है, तभी दोनों एक दूसरे से एडजॉइंट रहेंगे, तो रेडियस उनकी हाफ हो जाएगी, मतलब कि 1.4। और टोटल लेंथ गुलाब जामुन की बताइए, टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर ऐसे टोटल, तो हमें सिलेंडर की हाइट नहीं बताई, तो उसकी हाइट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल लेंथ है उसमें से 2 टाइम हम माइनस करेंगे रेडियस। क्यों 2 टाइम रेडियस माइनस करेंगे, आप सोचो कि इधर जो हेमिस्फेरिकल एंड है उसकी रेडियस, इस तरफ हेमिस्फेरिकल रेडियस उतनी हटा दो तो सिर्फ सिलेंडर वाले पार्ट की हाइट मिलेगी, इसीलिए तो मिलेगी हमें 5 माइनस 2 इंटू 1.4, तो मिलेगा 5 माइनस 2.8 इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे डेटा, हमारे पास मिल गया हमें। अब हमें इसमें सीधी सी बात है, देखो अब वर्ड यहाँ पे आ गया, देखो वॉल्यूम, मतलब कि वॉल्यूम फाइंड करना है, और यहाँ पे सिरप भी है, मैंने बताया था कुछ भी सिरप मतलब मिलीलीटर, लीटर, वाटर, ये सारी चीज़ें हमेशा वॉल्यूम में ही होती है। तो वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन, और इसलिए लिख रहा हूँ ताकि एक ही गुलाब जामुन का भी पहले हम फाइंड करें, फिर 45 है उसका हम बाद में करेंगे। तो उसका फॉर्मूला ऐसे बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो इसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच, इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें वैल्यूज़ हम रख दो, पाई कॉमन निकाल के भी कर सकते हो, जैसे पाई और आर स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, निकालना चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा एच प्लस 4/3 आर, और आपको ऐसे कॉमन निकाल के नहीं डायरेक्ट वैल्यू रख के कैलकुलेट करना है तो भी सेम आंसर आएगा, टेंशन मत लेना। ये आर स्क्वायर है मतलब 14/10 इंटू 14/10, यहाँ पे एच जो है हमारा 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4, ऐसे ये कट कर सकते हो जितना, मतलब ऐसे कैंसिल हो सकता है वो पॉसिबल, आप कैंसिल कर सकते हो, आप अपनी तरह से कुछ भी गिन सकते हो, कैंसिल किए बिना भी गिन सकते हो, पर कैंसिल कर दो थोड़ा छोटा हो जाता है, तो कैंसिल करके वो सब हटा के इसको जब गिनते हैं तो इसका आंसर कुछ अप्रोक्सीमेटली इतना निकलता है, 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ऐसे कितने गुलाब जामुन है, देर आर सच 45 गुलाब जामुन, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा 45 इंटू 25.05, जो कि होगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब, ये टोटल वॉल्यूम होगा। अब 30% शुगर सिरप है उसमें, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इक्वल टू 1127.25 इंटू 30/100, क्योंकि जब भी परसेंटेज को हम हटाते तो ऐसे अपॉन में 100 रखते हैं, इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम तो इसका आंसर आएगा मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 338 सेंटीमीटर क्यूब शुगर सिरप है, और अगर शुगर सिरप को आप ml में लिखना चाहो तो 338 ml, क्योंकि जितना सेंटीमीटर क्यूब होता है उतना ही ml होता है, तो इतनी शुगर सिरप है 45 गुलाब जामुन में, ये शेप वाले में। तो ये यहाँ पे फिर तो कैलकुलेशन ईजी है, पहले जो दिमाग लगाना था
वो इतना लगाना था कि एक तो इसकी हाइट फाइंड करनी थी, दूसरा आप यहाँ पे सही फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, और तीसरी चीज़ परसेंटेज को कन्वर्ट करना है, वो ये 3 चीज़ों पे ध्यान रखना था, बाकी सम तो ईजी था। तो ये हो गया गुलाब जामुन वाला सम, समझ गए। अब हम बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग सम की। यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि एक गांव में 4000 लोगों की पॉपुलेशन है और वो लोग का डेली रिक्वायरमेंट पर हेड पर डे, मतलब एक इंसान का एक दिन का है कुछ 150 लीटर्स, कुछ ज़्यादा है पर होगा शायद। तो 150 लीटर पर हेड पर डे है। और उनका जो मेजरमेंट है टैंक का, तो एक बड़ी सी टंकी होती है, पता है आप लोगों ने देखी होगी, कंस्ट्रक्ट की हुई गाँव में, अपने सिटी में भी ऐसे दिखती है। तो उसका मेजरमेंट है, वो क्यूबॉइडल टैंक है 20x15x6। और कितने दिन तक ये पानी, अगर ये टंकी पूरी भरी हुई होगी तो इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितने दिन तक पानी चलेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं क्यूबॉइडल टैंक का। अब यहाँ पे पता कैसे चला मुझे कि वॉल्यूम यूज़ करना है, तो देखिए वर्ड लीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इक्वल टू LBH, मतलब कि 20 × 15 × 6। तो इसका आंसर आएगा 1800 मीटर क्यूब। अब ये तो आया मीटर क्यूब में, हमें रिक्वायरमेंट दी है लीटर में, तो इसको भी लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो ऐसा होता है एक्चुअली कन्वर्जन उसका, मीटर क्यूब लीटर। 1 मीटर क्यूब पे 1000 लीटर होता है, तो 1800 पे कितना, मतलब कि 1800 इंटू 1000, मतलब इसके पीछे और 3 जीरो लग जाएंगे, मतलब कि हो जाएगा 18 लाख लीटर। इतना पानी उस टैंक में आ सकता है, कैपेसिटी ऑफ द टैंक। अब ये तो कैपेसिटी ऑफ द टैंक हो गया। अब हम पूरे गांव का वो कितना उनका रिक्वायरमेंट है वो निकालते हैं। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ अ विलेज, तो वो निकलेगा, पॉपुलेशन जो उनकी है वो है 4000 और इंटू पर हेड 150, मतलब एक जन की 150, तो 4000 लोग की मल्टीप्लाई करें, टोटल डेली रिक्वायरमेंट निकल जाएगा। तो 6 लाख लीटर निकलती है उनकी डेली रिक्वायरमेंट। तो ये डेली रिक्वायरमेंट निकल गई, हमारे टैंक की कैपेसिटी निकल गई। तो कितने दिन चलेगा, तो सीधा यहाँ पर पता चल जाए, 6 लाख लीटर रोज की रिक्वायरमेंट है, 18 लाख लीटर उसमें है, तो 3 दिन तक चलेगा, पर इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें। यहाँ पे ऐसे उसको प्रॉपर मेंशन करना ज़रूरी है। तो जो बताया मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिख के आपको समझाई। तो इजी सम था ये भी, देखने में सब भयानक लगता है, सॉल्व करते इजी लगता है। उसके लिए बस आपको क्या, जैसे इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी थी, यहाँ पे क्या ध्यान रखना था, पहले तो हमें इससे आइडेंटिफाई करके पता लगाना था कि वॉल्यूम लगाना है। दूसरी बात कि यहाँ पे दोनों का जब निकाल देते हैं, इसका आंसर आने का लीटर में कन्वर्ट करना है, वो भी एक चीज़ ध्यान रखनी थी। और दोनों का जब निकाल दे तो हमें डिवाइड करना है, ये थोड़ा सा सिंपल कॉमन सेंस लगाना था कि भाई टोटल इतना पानी है हमारे पास, उसमें से डेली रिक्वायरमेंट वाला डिवाइड करो तो कितने दिन चलेगा पता चल सकता है। जैसे हमारे घर में टंकी हो 1000 लीटर की और रोज़ हम 200 लीटर यूज़ करते हैं, तुरंत हमारे दिमाग में आ जाएगा 5 दिन चलेगा, वैसे ही था सिंपल। ओके, तो अब एरिया वाले जो सम है वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक इसको अच्छी तरह से मस्त एकदम चकाचक छाप दीजिए, लिख दीजिए, समझ लीजिए। जल्दी मिलेंगे आपको एरिया वाले फॉर्मूला और एरिया वाले सम्स के साथ नेक्स्ट वीक में। टिल देन बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज पार्ट 2 लेके आए हैं। हमने याद हो तो आपको लास्ट पार्ट में हमने रोका था फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पे। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पे जब मैंने रोका था, जब लास्ट पार्ट ये ही चैप्टर का,
तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इस फॉरेस्ट को जो कंजर्व करने में जो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं फॉर देयर पर्पस और विदाउट देयर पर्पस, उनको बोला जाता है स्टेक होल्डर्स। तो यहीं से वहाँ से ही आगे हम शुरू करते हैं टॉपिक को। तो 4 तरह के लोग हैं स्टेक होल्डर्स में। एक तो कौन होते हैं, जो फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट और नियर बाय फॉरेस्ट जो रहते हैं, जो ट्राइब्स वहाँ पे रहती है, ठीक है, जिन्हें वो आदिवासी भी बोला जाता है वो। फिर सेकंड कौन आते हैं, तो इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट, जी हाँ, वो भी क्यों समझाएंगे आपको। फिर जो है थर्ड आते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, जो कि गवर्नमेंट अपॉइंटेड होते हैं। और फोर्थ जो आते हैं, जो कि वॉलंटियर्स, एनजीओ वाले। एनवायरमेंट एंथुजियासिस्ट और या फिर वाइल्ड लाइफ एंथुजियासिस्ट, जो कुछ प्रोटेक्ट करना खुद से चाहते, सेवा देना चाहते हैं, ऐसे वाले जो लोग होते हैं वो। तो ये चारों आते हैं इसमें। अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई क्यों ये भी इंडस्ट्रियलिस्ट भी आते हैं, ये भी क्यों आता है, रीज़न क्या है। तो पहली बात तो ये कि जो ट्राइब्स है जो कि फॉरेस्ट में रहती है, फॉरेस्ट के आसपास, वो लोग डिपेंडेंट होते हैं फॉरेस्ट के प्रोडक्ट पे। उनका जो भी लिवलीहुड है वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होता है। उनका जो रहने का जो होता है वो भी, जैसे जनरली वो लोग बाम्बू से बनाते हैं, ठीक है। उनके बर्तन भी ऐसे होते हैं, वो वुड का ज़्यादा यूज़ करते हैं कुछ भी चीज़ों के लिए। जो खाने के लिए भी जो है वो ज़्यादातर वही फॉरेस्ट की प्रोडक्ट्स पे वो डिपेंडेंट रहते हैं। तो सीधी सी बात है कि वो फॉरेस्ट को या फिर ट्री को कट नहीं करेंगे, डिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जो लाइफ है वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये तो वो गिरी हुई जो चीज़ें होगी फॉरेस्ट में, ठीक है, उसके ब्रांचेस या फिर कोई फ्रूट्स या जो भी, उसको यूज़ करेंगे, या फिर उसके कुछ पार्ट्स को, ना ही पूरा ट्री कट करेंगे। ऊपर से वो लोग ट्राई करेंगे उसको प्रोटेक्ट करने का और उसको एफोरेस्टेशन करने का। तो ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड जो स्टेक होल्डर मतलब दूसरा है इंडस्ट्रियलिस्ट। तो क्यों, तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि जैसे कि टेंडू लीव्स होते हैं, उससे बनती है बीड़ी, जो कि पीनी नहीं चाहिए, ठीक है। भले बीड़ी कंपनी वाले शायद ये देखे, उनको लगे कि भाई मैं ऐसे प्रचार कर रहा हूँ पर ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, वो लोग भी खुद छापते हैं ऊपर। तो ये टेंडू लीव्स जो है इंडस्ट्रियलिस्ट, वो उसमें से बीड़ी बनाते हैं, उसके सूखे पत्तों में से। तो वो क्या, इतने तो वो लोग मूर्ख नहीं हो गए ना इंडस्ट्रियलिस्ट, के वो ट्री को ही कट कर देंगे जिसमें से उनकी इनकम आ रही है, ठीक है। इंडस्ट्रियलिस्ट तो वैसे भी स्मार्ट होते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे कि उसके सिर्फ पत्तों को कट करेंगे, वो पूरे ट्री को नहीं। और ऊपर से वो लोग ट्राई करेंगे कि और ऐसे लीव्स देने वाले ट्रीज को और ग्रो किया जाए। तो इस हिसाब से वो अपने पर्पस के लिए उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी इसमें आते हैं ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, सब नहीं ऐसे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो काम ही है, गवर्नमेंट उनको इसीलिए अपॉइंट करता है कि वो फॉरेस्ट को या फिर वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करे। वहाँ पे जो भी डिफरेंट डिफरेंट एंडेंजर स्पीसीज है, फिर वो प्लांट के हो या फिर एनिमल के, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। एक सेंचुरी पार्क, ये सब आप लोगों ने नाम सुना होगा, नेशनल पार्क, तो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यही काम करता है कि भाई उनको कोई भी वहाँ पे ऐसे वो प्रोहिबिशन होता है, वो सबको वहाँ पे ऐसे एंट्री नहीं दे सकते, वो सारी चीज़ें वो मैनेज करते हैं। तो ये आते हैं 4 नंबर पे वॉलंटियर्स। ये तो है ही, ठीक है, जो एनवायरमेंट एंथुजियासिस्ट है, वाइल्ड लाइफ एंथुजियासिस्ट है, जो एनजीओ में वर्क करते हैं, वो लोग ट्राई करते हैं कि कहीं पे ऐसा है कि गवर्नमेंट का ध्यान नहीं गया, पर वहाँ पे ऐसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, एनवायरमेंट एक्सप्लॉइट हो रहा है, तो वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये 4 आते हैं हमारे स्टेक होल्डर्स में। अब यहाँ पे मैं आपको 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग केस सुनाऊंगा। मतलब ये स्टेक होल्डर्स की हम बात करें तो उसके रिलेटेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये सब अभी अभी हुआ है, हमारा एक्चुअली कल्चर ही ऐसा रहा है। मैंने पार्ट 1 में भी आपको बताया था कि हमारा कल्चर ही ऐसा रहा है कि हमें हर चीज़ को इतना सम्मान देना सिखाया गया है, फिर वो नदियाँ हो, कोई भी फॉरेस्ट हो, हर एक चीज़ को। तो ये सालों से होता आ रहा है। यहाँ पे 3 आपको इंटरेस्टिंग मैं स्टोरी बताने जा रहा हूँ। पहली स्टोरी है अमृता देवी बिश्नोई की, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते थे, नियर जोधपुर। वहाँ पे खेजरी के ट्रीज का एक तो ऑलरेडी आप लोग को पता होगा कि राजस्थान में फॉरेस्ट कम है, ट्रीज कम है, प्लांटेशन कम है वहाँ पे। तो वहाँ पे खेजरी ट्रीज का एक पूरा बड़ा सा इलाका था, और वहाँ पे उसको कट करने के लिए जब वहाँ पे आए लोग, तो इन अमृता देवी बिश्नोई ने, वो लीडर थे, उनके साथ और 363 पीपल जो है, उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी उस खेजरी के ट्रीज को कट ना करे उसके लिए। और इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी
फिलहाल इनके नाम पे से जो भी ऐसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं तो उनको अवार्ड देते हैं इनके नाम पे से, अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड। तो ऐसे ना इनके नाम पे से अवार्ड दिया जाता है। मतलब कि सोचो इतने साल पहले 363 प्लस अमृता देवी, मतलब टोटल 364 लोग ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी फॉरेस्ट बचाने के लिए। बहुत बड़ी बात है। फिर ये तो बहुत ही फेमस है, आप लोग को पता होगा, चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन, जो कि 1970 में हुआ था, अर्ली 1970 में। ये हुआ था रेनी विलेज नियर गढ़वाल, जो कि हिमाचल प्रदेश में आया है। वहाँ पे हुआ क्या था कि एक्चुअली में ये जो रेनी विलेज है उसके आउटस्कर्ट्स में बहुत सारे ट्रीज थे, फॉरेस्ट था समझ लो। और एक कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ पे ऐसे परमिशन मिल गई थी कि वो ट्रीज कट करके वहाँ पे वो कुछ बिल्डिंग्स या वो बनाए। तो वहाँ के लोकल विलेजर्स ने उसको काफ़ी अपोज किया, तो उनका काम शुरू नहीं हो रहा था। अब एक दिन क्या हुआ कि जैसे ज़्यादातर विलेज में लोग क्या काम करते हैं, फार्मिंग का, ठीक है, फार्मिंग का करते हैं या एनिमल हस्बेंड्री का। तो वो लोग जो विलेजर्स थे उनका फार्मिंग में जो हार्वेस्टिंग होता है ना, तो वो लोग के लिए वो सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। तो उसके अगले दिन के लिए तैयारी के लिए वो सब फार्म में गए हुए थे। और उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई कॉन्ट्रैक्टर को कि भाई किसी ने बता दिया, कोई तो होता है ऐसा फूटा हुआ कि भाई ऐसे अभी यहाँ पे है नहीं कोई भी, यहाँ पे अभी मेल नहीं है कोई भी विलेज में, तो अभी अच्छा मौका है। तो वो फटाफट बुलडोज़र और मशीन लेके आ गए। पर जब गांव की औरतों को पता चला कि ऐसा हो रहा है, तो उन लोगों ने बिना सोचे सब की सब औरतें वहाँ पे ट्रीज को हग करके खड़ी रह गई और उनको कट नहीं करने दिया। और ये तो 1970 की बात है कि तब तो हम फ्री हो चुके थे, हमारा कानून था, ऐसे हम कट नहीं कर सकते। जैसे पहले अमृता देवी के साथ जैसे हो चुका, ऐसा अब नहीं हो सकता था, क्योंकि अब तो हमारा कानून था। तो कट नहीं हो सका ट्री। और फिर तो ये केस ऐसा हो गया, मतलब काफ़ी पॉपुलर हो गया मीडिया में और ऐसे, तो सब जगह बात फैल गई, अवेयरनेस हो गई। और गवर्नमेंट को फिर इसमें इंटरप्ट होना पड़ा और गवर्नमेंट ने वो कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाया और आज भी उस विलेज के बाहर फॉरेस्ट है। तो ये एक ऐसा अच्छा एग्जाम्पल है कि जिन्होंने बताया कि फॉरेस्ट के लिए अगर आप कुछ एक मूवमेंट करो तो वो पूरे देश में वो एक अवेयरनेस ला सकता है। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। ये अरबारी फॉरेस्ट, ये जो है ना अरबारी फॉरेस्ट, जो कि वेस्ट बंगाल में है, जो कि साल ट्रीज के लिए फॉरेस्ट है। साल आपको पता है बहुत ही महंगा वुड आता है, ठीक है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ मिडनापुर डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। अब 1972 के पहले वहाँ पे काफ़ी डिफॉरेस्टेशन हो गया, बहुत ही चोरी होती थी वुड की, वहाँ से डायरेक्टली इलीगली कट किए जाते थे, ठीक है। और उसकी वजह से 25% जितना विलेज जो है वो डिग्रेड हो चुका था। एक्चुअली ये जो विलेज जो है 1272 हेक्टर में फैला हुआ था, इतना बड़ा, और उसमें से 25% कम हो जाना, मतलब समझो कितना बड़ा लॉस, एनवायरनमेंट को भी, गवर्नमेंट को भी। तो वहाँ पे पहले क्या होता था कि जितने जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे वो ज़्यादातर वो मिलिट्री या फिर कानून से काम लेना चाहते थे। उसकी वजह से जो लोकल पीपल में जो नक्सलिस्ट बोला जाता है उनमें तनाव बढ़ता जाता था, ऑपोजिट होता जाता था। पर फिर आए एक ऑफिसर ए के बैनर्जी ने क्या काम किया कि अगर काम हमें करना है, अगर हमें फॉरेस्ट बचाना है, तो फिर लोकल पीपल के सपोर्ट के बिना वो नहीं हो सकता। और उन्होंने धीरे धीरे कानून चेंज करना शुरू किए, लिबरल होना शुरू हुए। और उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने लोकल पीपल को एम्प्लॉयमेंट दिया कि आप लोग प्रोटेक्ट करो तो हम आपको ऐसे देंगे। तो लोकल पीपल तो बहुत कम सैलरी में एग्री हो गए। अब लोकल पीपल ही एग्री हो गए इस कम सैलरी में खुद, और वो लोग ऑनेस्ट बहुत होते, विलेजर्स होते। तो उन्होंने फिर क्या हुआ कि जो कट होता था इलीगल एक्टिविटी धीरे धीरे स्टॉप होती गई। और फिर 1983 तक ये जो विलेज है वो वापस, ये जो विलेज के आसपास जितने भी फॉरेस्ट है वो सब वापस रिकवर हो गया इन विलेजर्स की वजह से। और वो रिकवर होके उस टाइम पे 1983 की बात कर रहा हूँ, आज से कितने साल पहले, तब उसकी फॉरेस्ट की वैल्यू 12.5 करोड़ हो चुकी थी उस टाइम पे, ठीक है। आज तो अभी कितनी होगी। और ये जो है उनका जो श्रेय जाता है ए के बैनर्जी और उन विलेजर्स को जिन्होंने इसके लिए कंट्रीब्यूशन दिया। तो ये बात हो गई पूरी स्टेक होल्डर फॉरेस्ट की। और ये सारी जितनी भी बातें बताई इन्फॉर्मेशन वो सारी आपकी बुक में है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ईयर भी मेंशन किया कि शायद आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। बात करते हैं वाटर की। हम जानते हैं कि भाई 75% जो है अर्थ पे वाटर है, पर फिर भी सब चिल्लाते रहते हैं से वाटर से वाटर। तो क्यों? क्योंकि रीज़न ऐसा है कि भाई जितना वाटर है उसमें से 97% तो सैलाइन वाटर है, मतलब कि सी और ओशन में जो कि सॉल्टी होता है। बचा हुआ 3% में से 1% वाटर जो है वो क्या है कि ग्लेशियर फॉर्म में, आइस फॉर्म में, या फिर
क्लाउड फॉर्म में है। बचा हुआ जो 1% है वो है सब मतलब एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है मतलब कि हमारे एनिमल बॉडीज़ में जितने भी एनिमल है उनके बॉडी में तो होगा ना, और हमारे आसपास जो मॉइस्चर फॉर्म में होता है वो। अब 1% बचा वही फ्रेश वाटर है जो कि रिवर्स और ग्राउंड वाटर में। तो ये जो है इतना कम पानी, फ्रेश वाटर हमारे पास इतना कम है, इसीलिए ऐसा होता है कि भाई सेव वाटर और ऐसे चिल्लाते हैं। बाकी हमें पता है वाटर सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए, ठीक है। और वाटर का प्रिजर्वेशन, वाटर को कैसे अच्छी तरह से यूज़ किया जाए, वो सारी चीज़ें हमारे एंशिएंट कल्चर में बताई हुई है, उसका हम डिस्कशन करने वाले। आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर गाँव में वेल या स्टेप वेल होती है, ठीक है। तो वो जो होती है वो क्यों बनाते थे, क्योंकि वहाँ पे वाटर रिजर्व रहता है और उसका फिर वो लोग यूज़ करते रहते हैं साल भर। उसमें क्या करते थे कि बारिश के सीज़न में सारा पानी वहाँ पे स्टोर हो जाता है और फिर उसको यूज़ करते हैं। जैसे आज टैंक का हम जो ले रहे हैं मतलब मॉडर्न एरा में यूज़, वो टाइम पे उन लोगों ने उसका किया हुआ था, वेल स्टेप वेल का। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ऐसा ही दे रहा हूँ कूल्स, जो कि हम यहाँ पे भी बताने वाला हूँ, पर यहाँ पे सिर्फ नाम है, इसको एक डिटेल में स्पेसिफिक बता रहा हूँ, जो कि हिमाचल प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है। मैंने स्पेसिफिकली, मैंने खुद ने वहाँ पे जब मैं गया था मैंने देखा है कि वहाँ पे क्या होता है। आप लोगों को पता है हिमाचल प्रदेश जो है हिमालयन रीजन्स में आया है और वहाँ से काफ़ी सारे वाटर के स्ट्रीम्स फ्लो होते हैं, ठीक है, जो कि फिर रिवर में मिलते हैं और एक रिवर फॉर्म होते हैं। तो ऐसी जो भी स्ट्रीम्स निकलती है ना, ये लोग क्या करते हैं उस स्ट्रीम में से रास्ता बनाते हैं पत्थर हटा के ऐसे, और हर एक विलेज तक पहुंचता है वो पानी। और उस पानी को ये लोग यूज़ करते हैं पहले इरिगेशन में और फिर अपने डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। इस चीज़ को बोला जाता है कूल्स, जो कि 2 या 3 लोग ही, हर एक विलेज में 2 या 3 अपॉइंटेड होते हैं, वही इसको मैनेज करते हैं और उन लोग को ये पेमेंट देते हैं पूरे गाँव वाले, ठीक है, जो कि ये उसका आने का पानी का रास्ता। और पर इसमें इन लोगों की यूनिटी क्या है पता है, कितनी ज़बरदस्त यूनिटी है। जो एक फॉर एग्जांपल रिवर की ट्रिब्यूटरी गिनो या स्ट्रीम गिनो, तो जो पहले नीचे आएगा ना, मतलब पानी जहाँ से जैसे ऐसे आ रहा है फ्लो होके, तो जिसको पहले मिल रहा है वो यूज़ नहीं करेगा, जो नीचे वाले है ना वो पहले यूज़ करेगा, फिर ऊपर वो सिग्नल मिलेगा ऊपर ऊपर, और लास्ट में जो जिसको नज़दीक पानी वाला वो लास्ट में यूज़ करेगा। ये उनकी यूनिटी है, उसकी वजह से कभी भी डिस्प्यूट नहीं होता और अच्छी तरह से सबको पानी भी मिल जाता है। वरना पहले ऊपर वाला ही ज़्यादा यूज़ कर ले तो नीचे वाले को नहीं मिल सकता। तो ये बहुत ही अच्छी सिस्टम है उनकी, इस चीज़ को बोला जाता है कूल्स। अब ये तो कूल्स वहाँ पे इसलिए हो सकता है कि वहाँ पे जैसे रीजन्स ऐसे है, ठीक है, हिमालय से इसलिए, पर हर जगह तो ऐसा नहीं हो सकता। तो बाकी सब जगह पे क्या क्या किया जाता है, डैम कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब डैम्स आपको पता है कि कंस्ट्रक्ट करने पे काफ़ी बेनिफिट होते हैं, पर साथ साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं। जैसे यहाँ पे हम 3 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, एक होगा सोशल, एक होगा इकोनॉमिकल और एक होगा एनवायरमेंटल। सोशल प्रॉब्लम क्या होता है कि काफ़ी सारे पीजेंट्स पीपल को क्या करना पड़ता है, अपना जगह छोड़ के वहाँ से चले जाना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नर्मदा डैम जब हुआ कंस्ट्रक्ट, उस टाइम पे काफ़ी ये इश्यू हुआ था, क्योंकि डैम जब बनता है तो पूरा एक उसका अलग से एक रास्ता पूरा बनाना पड़ता है वो रिवर से उधर तक। तो बीच में कहीं पे जो लोग रहते हैं, ठीक है, तो वो उन लोगों को क्या करना पड़ता है, मूव होना पड़ता है वहाँ से पूरा अपना बसाया हुआ घर छोड़ के। तो ये होता है एक सोशल प्रॉब्लम। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो डैम बनता है तो ऐसे तो होता नहीं है कि ला चल 100 रुपये में हो जाएगा, अल्लाह दे देता हूँ, ऐसे नहीं होता। ये कितना मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट्स होते हैं और इसीलिए, और ये प्रोजेक्ट्स में से गवर्नमेंट को, ये पब्लिक का ही पैसा लगता है, गवर्नमेंट जो भी यूज़ करती है, जो उनके टैक्स पे किया हुआ है। और ये पैसे जो लगते हैं जनरली गवर्नमेंट जो भी चीज़ में लगाती है जैसे रोड में या उसमें, तो उसमें क्या टैक्स से जल्दी कवर हो जाता है। डैम में क्या होगा कि जल्दी कवर नहीं होगा, क्योंकि पानी जनरली फ्री देना पड़ता है। उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसमें से भी पैसा मिलते मिलते काफ़ी टाइम लगेगा, तो ये जल्दी रिकवर भी नहीं होता। तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होता है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी डैम बनाना होता है तो डिफॉरेस्टेशन तो होगा ही होगा, सीधी बात है, क्योंकि डैम के लिए जितनी जगह चाहिए, जितना पूरा उसके लिए कैनल का जो रास्ता बनाना पड़ता है, तो उसके बीच में काफ़ी ट्रीज आते ही होंगे, उनको कट करना पड़ता है, तो इसलिए डिफॉरेस्टेशन। तो ये 3 मेजर प्रॉब्लम। सामने 3 बेनिफिट कौन से है, तो वाटर अवेलेबिलिटी, आपको थ्रू आउट द ईयर वाटर अवेलेबल रहेगा। साथ साथ में जो एरिड या फिर सेमी एरिड रीजन्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कच्छ, जैसे हम गुजरात की बात करें तो कच्छ जैसे एरिया जहाँ पे जैसे एरिड रीजन है जहाँ पे सूखा रहता है, ये तो इसी बार ऐसा हुआ कि 238% यहाँ पे रेन गिरा कच्छ में और पानी है,
पर जनरली क्या होता है कि वहाँ पे सूखा रहता है, तो वैसे रीजन में भी वाटर अवेलेबिलिटी रहती है डैम की वजह से कि उनको एक फिर कैनल सिस्टम से वहाँ पे पानी पहुँचाया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, ये एक फ़ायदा है डैम के, जो कुछ गेट्स ओपन करके नीचे टरबाइन और डायनेमो कंस्ट्रक्ट उसके साथ रख के क्या कर सकते हो आप, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। और जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इरिगेशन जो है वो आपको उसके मतलब जहाँ पे भी डैम कंस्ट्रक्ट किया है तो फार्मर्स को उसके आसपास इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबल रहता है, तो उनको रेन पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। तो ये ऐसे उसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अब इंडिया में जैसे मैंने बोला कि वाटर हार्वेस्टिंग के ट्रेडिशनल मेथड्स चलते हैं हमारे कल्चर में, एंशियंट कल्चर में, एंशियंट टाइम से। तो कौन से स्टेट में क्या क्या उसके नाम है, ये ज़्यादा अच्छी तरह से फोकस करके नोट डाउन करके याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में इसमें से कुछ ना कुछ आ सकता है, पक्का बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं 2-3 नाम बताता हूँ, जैसे ये खादीन्स टैंक्स नदीस, ये राजस्थान में है, ठीक है। फिर यहाँ पे एमपी और यूपी का मतलब है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, उसको बुधिंग्स बोला जाता है, जो वाटर हार्वेस्टिंग की सिस्टम होती है ट्रेडिशनल, जो लोकल लोग करते हैं विलेज में। ये सब वो उनके नाम है, वहाँ के लोकल नेम उनके स्टेट के हिसाब से जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के, ठीक है। तो ये सारे नाम आपको स्टेट वाइज याद रखने हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में इसमें से कुछ भी आ सकता है, अच्छी तरह से इसको 1-2-3 बार नोट डाउन करके याद कर लेना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, कोल एंड पेट्रोलियम। हम सबको पता है कोल और पेट्रोलियम जो है वो अभी कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसको हम पता है कि ये क्या है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जितने जो बचे हुए थे प्लांट और एनिमल के रेसिड्यूज, उसमें से फॉसिल्स में से बना हुआ है ये है। तो ये कभी ना कभी तो क्या हो जाने वाला है, एग्जॉस्ट हो जाने वाला है, ठीक है। तो इसलिए पहली बात तो हमें इसके लिए अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढना ही पड़ेगा। कभी ना कभी नियरेस्ट फ्यूचर में भी ये दो तो ख़त्म हो ही जाएगी, क्योंकि ये रिन्यूएबल नहीं है। दूसरी बात कि इससे पॉल्यूशन होता है, क्योंकि इनके बंद करने से इनकम्प्लीट कंबशन होता है कोल और पेट्रोलियम से, और उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ग्लोबल वार्मिंग तो आपको पता है कि कितनी बड़ी इम्पैक्ट देता है वो पूरे अर्थ पे। तो ये कोल और पेट्रोलियम जो है वो हम यूज़ तो कर रहे हैं अभी ज़्यादा, पर उसके ऑल्टरनेटिव सोर्स जितने जल्दी हम सोच के यूज़ करना शुरू करें उतना पूरे अर्थ के लिए, हम सबके लिए अच्छा रहेगा। उसके दो मेजर रीज़न मैंने बताया, एक तो ये एग्जॉस्ट हो जाएगी नियरेस्ट फ्यूचर में, दूसरी बात कि एनवायरनमेंट को काफ़ी हार्मफुल है जो उसके एंड प्रोडक्ट्स है वो, इसलिए। तो कुछ एनवायरनमेंट फ्रेंडली स्टेप्स हम क्या कर सकते हैं, चैप्टर के एंड में लास्ट में बताया कि आप क्या कर सकते हो आपके लेवल पे जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली स्टेप्स में। तो पहला स्टेप आप कर सकते हो, यूज़ बाइसिकल या फिर प्रीफर वॉकिंग फॉर शॉर्टर डिस्टेंस, या फिर यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। इनको पहले आप प्रेफरेंस दो प्राइवेट व्हीकल अपना यूज़ करने से पहले। सेकंड, आप अगर फूड कुक कर रहे हो तो फिर प्रेशर कुकर का यूज़ ज़्यादा कीजिए, क्योंकि वो फ्यूल कम लेता है और कम गैस में वो जल्दी कुक करके देता है, तो प्रेशर कुकर यूज़ करना चाहिए। फिर लिफ्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए, उसकी जगह पे स्टेयर्स का यूज़ करना चाहिए। फिर जो मैंने पहले भी बताया था कि जो ज़रूरी नहीं है वो सारी स्विच क्या कर देनी है आपको, ऑफ। जो भी लाइट है, फ़ैन है, वो सब स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो ये आपके लेवल पे आप जो परफॉर्म कर सकते हो वो सारी चीज़ें। और एक और पॉइंट इसमें कि आप रीयूजेबल आइटम्स हो सके उतनी ज़्यादा यूज़ करो, ओके। तो ये था हमारा पूरा आज का पार्ट 2, और इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। जल्द ही आपको एक नए मस्त मज़ेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम आप लोगों को वेट कराने के बाद आज चैप्टर 2 का थर्ड पार्ट लेकर आई हूँ। हमने ऑलरेडी हैंडक्राफ्ट्स के बारे में पढ़ लिया है, वो दोनों पार्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार फिर से वो वीडियो देख लेना ताकि पूरा चैप्टर एक साथ रिवाइज हो सके। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइन आर्ट्स, और फाइन आर्ट्स में सबसे पहला टॉपिक है हमारा म्यूज़िक। म्यूज़िक जो है एक यूनिक आइडेंटिटी है इंडिया की, और म्यूज़िक में सिर्फ ऐसा नहीं कि गाना ही होता है, बट सिंगिंग के साथ प्लेइंग भी होता है, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो प्ले करने के साथ साथ सिंगिंग किया जाता है। तो पढ़ते हैं सिंगिंग के बारे में, ओके। तो म्यूज़िक जो है वो, उसमें मेन वॉवेल्स कौन से है, सा रे गा मा पा
ये 7 वॉवेल्स जो है म्यूज़िक के, उसके ऊपर ही पूरा म्यूज़िक बना हुआ है इस 7 वॉवेल्स से। और आगे जो ये म्यूज़िक है उसके 2 पार्ट है, क्लासिकल म्यूज़िक और फोक म्यूज़िक। क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और वो रियाज़ करने के बाद ही आप अच्छी तरह से गा सकते हैं, तो उसका एग्जांपल मैं यहाँ पर नहीं दे सकती। बट यस, फोक म्यूज़िक का तो मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ। और वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, छेलाजी रे मारी हाटू पाटण थी पटोड़ा मोंगलावजो ए मारूड़ा रे मोरलिया चितरावजो। और ये सुनने के बाद तो मेरे छिला जी अब मुझे पाटन के पटोले दे ही देंगे, सही है ना। और क्यों दे देंगे उसका भी रीज़न बताती हूँ। सावरियो रे मारो सावरियो हूँ तो खोबो मांगू दे दई दे दरियो। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल है ये फोक म्यूज़िक के, जो हम कहीं पर भी सुनते हैं। और इसमें क्या है, एक्चुअली फोक म्यूज़िक में ऐसा होता है कि वो पर्सन टू पर्सन अगर उसमें थोड़े राग चेंज हो जाते हैं, जैसे कि मेरा हो गया है, तो वो चलता है, वो मतलब एक्सेप्टेबल है। बट क्लासिकल म्यूज़िक जो है उसमें सारे जो राग है और जितने भी सुर है वो सब कुछ जो यूज़ होता है उसके लिए प्रॉपर रियाज करना पड़ता है, उसके बाद ही हम उसे गा सकते हैं। क्लासिकल म्यूज़िक जो है उसके मेन 5 राग है, जो है श्री, दीपक, मेघ, भैरवी और हिंडोल। आपको याद रखने के लिए इजीली एक सेंटेंस याद रखना है कि जो श्री दीपक भाई है वो मेघ और भैरवी के साथ हिंडोल पर बैठे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको ये 5 राग जो है मेन क्लासिकल सॉन्ग के म्यूज़िक के, वो आप लोगों को याद रह जाएंगे। अब म्यूज़िक के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी गई है, जिसमें से 3 मेन म्यूज़िक बुक्स है जिसके ऊपर से आप म्यूज़िक अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो पहली हमारी है संगीत मकरंद। संगीत मकरंद जो है वो लिखी है हमारे जो स्कॉलर थे नर्मद जी, उन्होंने 900 BC में। अब ये संगीत मकरंद जो है उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं 19 वीनास और 101 रिदम, ये उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं जो हम आज भी उसका यूज़ करके म्यूज़िक सीख सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी संगीत मकरंद के बारे में। आगे बढ़ते हैं संगीत रत्नकार। संगीत रत्नकार जो है वो लिखा है पंडित सारंग देव जी ने, और जो रहते थे दौलताबाद, यानी कि वो देवनगरी में रहते थे। तो उनके पास नॉर्थ और साउथ म्यूज़िक जो है दोनों की अच्छी सी इन्फॉर्मेशन थी और नॉलेज था। तो ये नॉर्थ और साउथ इंडियन म्यूज़िक के बारे में ज़्यादा वो जानते थे और उन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन संगीत रत्नकार में हमें बताई है। अकॉर्डिंग टू पंडित विष्णु भातखंडे, वो उनका ऐसा मानना है कि संगीत रत्नकार जो है वो मोस्ट ऑथेंटिक बुक है म्यूज़िक के बारे में। और ये जो है वो एक MCQ में आ सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है। तो खास याद रखिएगा कि किसने बोला था ऐसा कि ऑथेंटिक बुक है म्यूज़िक की, तो विष्णु भातखंडे जी ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड बुक जो है हमारी संगीत पारिजात, ये लिखी थी पंडित अहोबल ने 1665 में। तो जहाँ पर मैं ऐसे अंडरलाइन कर रही हूँ तो याद रखना कि वो सारी चीज़ें MCQ में आती है, तो आप लोगों को उस हिसाब से आपकी बुक में भी पूरे सेंटेंस लिखने हैं और उसके नीचे अंडरलाइन करके रखनी है, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप उसे इजीली पढ़ सको और याद भी रह जाए। आगे बढ़ते हैं। संगीत पारिजात जो है उसमें ज़्यादातर नॉर्दर्न म्यूज़िक लिखा हुआ है और उन्होंने डिस्क्राइब की है 29 टाइप्स ऑफ ट्यून्स। उनका ऐसा मानना था कि जितने भी ट्यून्स हैं उनका अपना खुद का एक अलग से मतलब आइडेंटिटी है और सबको मिक्स नहीं करना चाहिए, इसीलिए उन्होंने 29 टाइप्स की अलग अलग ट्यून्स दी थी। तो ये तीनों जो ग्रंथ है, संगीत मकरंद, संगीत रत्नकार और संगीत पारिजात, इन तीनों बुक्स के ऊपर से हम म्यूज़िक ईजीली सीख सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने अमीर खुसरो का नाम तो सुना होगा, वो फेमस है क्लासिकल म्यूज़िक में। फिर उसके बाद भक्ति सॉन्ग्स जो है वो उसके लिए फेमस है, नरसिंह मेहता, मीराबाई। तो इन लोगों की जो मतलब उन लोगों ने स्टार्ट किया है भक्ति म्यूज़िक और धीरे धीरे उनके जो सॉन्ग लिखे हुए सॉन्ग जो है वो फोक सॉन्ग भी बन गए, लोग उनके द्वारा भक्ति भी करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी पूरी म्यूज़िक के बारे में। अब चलते हैं म्यूज़िक का ही भाई यानी कि डांस। म्यूज़िक अगर बजता है तो हम डांस किए बिना तो रह नहीं सकते, तो हम डांस के बारे में भी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो डांस जो है, आर्ट ऑफ डांस,
वो वर्ड एक्चुअली संस्कृत वर्ड जो है नृत्य, उसके ऊपर से डिराइव हुआ है, यानी कि नृत्य। ओके, लॉर्ड शिवा जो है ऐसा माना जाता है कि ही इज द ओरिजिनेटर ऑफ डांस, इसीलिए लॉर्ड शिवा का नाम है नटराज। ठीक है, डांस में सबसे उत्तम वो नटराज यानी कि हमारे लॉर्ड शिवा। डांस फॉर्म जो है इंडियन डांस फॉर्म, उसे इस हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। तो पहला उसमें अब हम देखते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है वो 15th सेंचुरी में आया है। एक्चुअली कुचिपुड़ी में क्या होता है डांस फॉर्म में, तो वुमन की ब्यूटी के बारे में सारी चीज़ें बताई जाती है, जहाँ मेल और फीमेल डांसर्स होते हैं। भले ही वुमन की ब्यूटी के बारे में है, बट मेल डांसर्स जो है वो भी उसे परफॉर्म करके दिखाते हैं। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। यहाँ पर जगह कम होने की वजह से मैंने शॉर्ट लिखा है, बट आप लोगों को पूरा सेंटेंस लिखना है। और अगर मैंने देखा कि आपने सिर्फ एपी लिखा है, तो यही सेंटेंस मैं आपको 10 बार लिखवाऊंगी, तो याद रखना यहाँ पर पूरा लिखना है आंध्र प्रदेश। फिर कुचिपुड़ी डांस फॉर्म जो है उसमें फेमस कौन कौन से लोग हैं जिनके द्वारा कुचिपुड़ी डांस अच्छा परफॉर्म किया जाता है और वो सब लोगों को सिखाते भी हैं। तो जिसमें है गुरु प्रहलाद शर्मा, ओके, और राजा रेड्डी, शोभा नायडू। तो ये तीनों जो है वो कुचिपुड़ी में फेमस है, डांस फॉर्म उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा डांस फॉर्म है कथक। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा है। ओके, कथक जो है उसके लिए एक सेंटेंस है, कथन करे सो कथक कहावे, यानी कि भगवान का जो नाम लेते हैं वो सारे कथक कहलाते हैं। उसके बारे में ये चीज़ है। कथक डांस फॉर्म जो है मेनली उसमें क्या होता है कि लॉर्ड जो कृष्णा है उनके बारे में सारी चीज़ें बताई जाती है। उससे मतलब ऐसा माना जाता है कि वो डिस्क्राइब किस हिसाब से हुआ है, श्रृंगार भक्ति से। तो लॉर्ड कृष्णा की भक्ति जो वो करते हैं ज़्यादातर वैष्णव कम्युनिटी वाले, तो वो श्रृंगार भक्ति के द्वारा अपनी भक्ति प्रेजेंट करते हैं लॉर्ड कृष्णा को। तो ये डांस थ्रू वो लोग दिखाते हैं भगवान कृष्णा को कि वो उनकी भक्ति कर रहे हैं वैसे। और उसमें पंडित श्री बिरजू महाराज जो है वो फेमस है, और साथ ही साथ सितारा देवी। तो हमें ये भी याद रखना है कि डांस फॉर्म जो है वो कहाँ से आया है, उसकी क्या स्पेशलिटी है, साथ ही साथ कौन कौन से फेमस लोग जो है वो इस डांस फॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर शॉर्ट पॉइंट्स में दिखाई है वो सब कुछ MCQ में आ सकता है। और अगर कोई भी एक पर्टिकुलर डांस फॉर्म के बारे में भी पूछा गया तो आप इस तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, जो 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं भरतनाट्यम की ओर। भरतनाट्यम जो है वो ऐसा माना जाता है कि तांजोर जो है तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से ये ओरिजिन हुआ है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की 2 मेन बुक है, एक तो है नाट्य शास्त्र जो लिखा गया है भरत मुनि द्वारा, और सेकेंड है अभिनव दर्पणम जो नंदिकेश्वर जी ने लिखा है। भरतनाट्यम का जो ऐसा बोला जा सकता है हेरिटेज है वो किन लोगों ने प्रिजर्व किया है, तो गोपी कृष्णा जी जो है उन्होंने, और मृणालिनी साराभाई ने, और साथ ही साथ फेमस एक्ट्रेस जो है वैजयंती माला, पुरानी है तो आप लोगों को नाम तो पता होगा, शायद देखा नहीं होगा बट इन लोगों का नाम पता होगा, और हेमा मालिनी जी। तो ये लोग जो एक्ट्रेस है उनका भरतनाट्यम बहुत ही अच्छा है, और उन्होंने हमारा ये जो भरतनाट्यम का हेरिटेज है वो प्रिजर्व करके रखा है। आगे बढ़ते हैं कथकली। कथकली जो है वो केरला का है। यहाँ पर कथकली में वो किस हिसाब से परफॉर्म करते हैं डांस, तो ये जो है वो रामायण महाभारत के जो ड्रामा है, रामायण और महाभारत जो बुक है उसके ऊपर से जो ड्रामास करते हैं उसको प्रेजेंट करते हुए जो डांस करते हैं वो है कथकली। साथ ही साथ जो संस्कृत और मलयालम लिटरेचर है उनके ड्रामास उसको भी मिक्स किया जाता है। इसमें क्या होता है, कथकली में वो फेशियल एक्सप्रेशन द्वारा सब कुछ शो करते हैं। अगर सपोज वो गुस्से में है तो ऐसे गुस्सा दिखाएंगे, अगर वो बहुत ही खुश है तो ऐसे स्माइलिंग फेस रखेंगे। उनके फेस पर पूरी पेंटिंग की होती है वो, मतलब इस हिसाब से। साथ ही साथ वो क्राउन भी पहनते हैं, और डांस फॉर्म जो है बहुत ही अग्रेशन के साथ होता है। आप लोगों को उनके डांस के थ्रू ही पूरा जो ड्रामा हो रहा है वो पता चलता है। और त्रिलोक जो है उसकी सारी इंफॉर्मेशन और उसके बारे में जो चीज़ें हम लोग अब मूवीज़ में देखते हैं वो पहले ये डांस फॉर्म के थ्रू परफॉर्म किया करते थे, और वो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो गूज़बम्प्स हो गए, आप देख सकते हो अगर दिखाई दे रहा है तो।
तो वो लोग हाँ, क्योंकि ये मतलब आप इमेजिन करो कि सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन से वो सारी चीज़ें बताना, इट्स टू डिफ़िकल्ट। समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग हमारे वर्ड्स के थ्रू भी जो बात बोलना चाहते हैं वो हम डिराइव नहीं कर पाते, मतलब बता नहीं सकते, सॉरी डिस्क्राइब नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें जो है वो लोग क्या करते हैं कि भाई अपने फेशियल एक्सप्रेशन के साथ वो सारी चीज़ें बताते हैं, तो वो बहुत ही मज़ा आता है देखने में। जिसमें ये वल्लोर जो है उन्होंने क्या बनाया था, कलामंडलम कथकली, ये उन्होंने बनाया है, वो फाउंडर है। और उसी के साथ साथ कृष्ण प्रसाद और शिवरमन, ये लोग फेमस है किसके लिए, कथकली के लिए। आगे बढ़ते हैं, लास्ट हमारा डांस फॉर्म जो कि है मणिपुरी। मणिपुर का है, नाम पे से ही पता चल जाता है। मणिपुरी डांस फॉर्म जो है वो मणिपुर के लोग एवरी ओकेजन पर कहते हैं, जैसे कि हम गुजरातीस कोई भी ओकेजन है या फिर फंक्शन तो गरबा तो होना ही चाहिए, उसी तरह से मणिपुर में भी अगर कोई फेस्टिवल या फिर ओकेजन होता है तो वो लोग ये मणिपुरी डांस फॉर्म करते हैं। ये बेस्ड है किस पर, तो रासलीला और बाल लीला, जो लॉर्ड कृष्णा की रासलीला और बाल लीला थी उसके ऊपर बेस्ड है ये डांस फॉर्म। इसके दो टाइप है, लस्या और तांडव, यानी कि अगर वो प्रेम के रिलेटेड है, लव के रिलेटेड तो लस्या, और अगर वो गुस्सा है तो फिर तांडव। यहाँ पर क्या होता है, मणिपुरी डांस फॉर्म जो परफॉर्म करते हैं वो लोग प्लेटेड ग्रीन कलर का पेटीकोट पहनते हैं जिसे कुमिन बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर अंडरलाइन की है। अब मणिपुरी डांस फॉर्म जो है उसमें फेमस लोग कौन कौन से हैं, तो गुरु अमोबी सिंह और गुरु बिपिन सिन्हा और नैना जवेरी, ये सारे लोग जो है वो मणिपुरी डांस फॉर्म के लिए फेमस है। अब आप लोग क्या करेंगे, मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और सारी इन्फॉर्मेशन लिख कर रखें। हम जल्द ही मिलेंगे और फिर मैं आगे की जो बातें हैं वो आप लोगों को बताऊंगी। आई होप कि अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और फिर आप वो नोट डाउन कर लेना। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो है ड्रामेटिक आर्ट। ड्रामेटिक आर्ट जो है उसमें संस्कार भी दिए जाते हैं और उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट जो है वो भी होता है, तो ये एक यूनिक फीचर है। और ड्रामेटिक आर्ट में नाट्यशास्त्र बुक जो है वो वेल नोन है। आप लोगों को याद होगा, अभी अभी हमने सीखा था कि नाट्यशास्त्र किसने लिखा है, याद करो, भरत मुनि ने, राइट। तो भरत मुनि द्वारा जो नाट्यशास्त्र लिखा गया है वो आर्ट के फील्ड में वेल नोन है। साथ ही साथ उन्होंने देव असुर संग्राम, यानी देवों और असुरों के बीच में जो संग्राम हुआ था उसके ऊपर भी एक ड्रामा लिखा हुआ है। उसके अलावा जो पोएट भास है उन्होंने कर्णभार, उरुभंगा और दत्तवाक्यम, ये जो ड्रामाज लिखे हैं वो बेस्ड है महाभारत पर। आगे बढ़ते हैं, कवि कालिदास का नाम तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा, और संस्कृत में उनके जो ड्रामा है उसके ऊपर बेस्ड आपको स्टोरीज भी आती रहती है। तो उन्होंने भी कुछ ड्रामाज लिखे हैं, मेनली उन्होंने 7 लिखे हैं, पर आपको यहाँ पर सिर्फ 3 नाम ही याद रखने हैं। तो वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम उर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम। तो ये तीनों नाम आप लोगों को याद रखना है। ये सारे जो नाम हैं वो MCQ में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये बात तो हो गई कि भाई संस्कृत लिटरेचर में ये सारे ड्रामास लिखे गए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई गुजराती लिटरेचर में ड्रामा जो है वो किसने लिखा और किस तरह से वो गुजराती ड्रामास जो है वो आगे बढ़ता गया वो लिटरेचर। तो उसकी शुरुआत जो है गुजराती ड्रामा की वो की थी जयशंकर सुंदरी जी ने। उसके अलावा अमृत नायक, फिर बापूलाल नायक और दीना पाठक और बहुत सारे प्ले राइटर्स जो है उन्होंने ड्रामास लिखे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी ड्रामेटिक आर्ट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भवाई। स्क्रिप्चर्स का स्क्रिप्ट लिखते हैं उन लोगों का ऐसा मानना है कि भाई भवाई जो है वो एक इमोशनल बेस्ड ड्रामा होते हैं। और 700 ईयर्स अगो जो असाइट ठाकर है उन्होंने स्टार्ट किया था ये भवाई, और ये सोलंकी एरा के दौरान फेमस हुआ था, जहाँ पर पब्लिक एजुकेशन देने के लिए वो यूज़ करते थे भवाई, और भवाई के थ्रू वो सारे जो बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेजेस है वो लोगों तक पहुँचाते थे। इसमें क्या होता है कि वो एंटरटेनमेंट भी देता है और साथ ही साथ ऐसे उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो कई बार कॉमेडी के थ्रू भी बहुत सारी सीरियस बातें बता देते हैं,
जिसमें फेमस कैरेक्टर्स जो है वो है रंगला और रंगली का। ये माइक को हर बार वीडियो में गिरना होता है। तो रंगला और रंगली जो है वो परफॉर्म करते हैं कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जैसे कि गर्ल्स एजुकेशन के बारे में, और साथ ही साथ सेव गर्ल चाइल्ड के बारे में वो प्रोग्राम्स देते हैं और लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इस तरह से भवाई जो है वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए परफॉर्म की जाती है। ज़्यादातर विलेज में भवाई ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा टीवी और सब कुछ नहीं हो सकता, तो मूवीज़ वो लोग नहीं देख सकते, तो वो थ्रू दी भवाई ये सारी इन्फॉर्मेशन देख सके, इसीलिए वहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है फोक डांस। फोक डांस में गरबा है, फिर बाकी के जो अलग अलग कम्युनिटी वाले लोग हैं उनके द्वारा जो डांस किया जाता है फेस्टिवल्स में या फिर ओकेजन में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। जिसमें सबसे पहला है ट्राइबल डांस। ट्राइबल डांस जो है उसमें कुछ ऐसे पर्टिकुलर ट्राइब द्वारा किए जाते हैं ये डांस फॉर्म ओकेजन पे या फिर फेस्टिवल्स पे। तो जिसमें पहला डांस फॉर्म है चाड़ो। चाड़ो यानी कि कोई भी जो बर्ड है उसका मतलब एक्टिंग करना, उसके बाद वो कैसे डांस करता है वैसी एक्टिंग करके वो लोग डांस करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। जिसमें है पिकॉक और स्पैरो। जो पिकॉक है ऐसे ऐसे डांस करते हैं, अपने जेठालाल को और दया को देखा होगा कि वो लोग ऐसे ऐसे डांस करते हैं, तो ये पिकॉक स्टाइल में वो लोग डांस करते हैं। तो वो डांस फॉर्म कौन सा है? चालो डांस फॉर्म। उसी की तरह मालिनो चालो और ठाकरियो चालो ये फेमस डांस फॉर्म है कहाँ के? डांग के। और फिर जो लेबर्स है उनके द्वारा जो डांस परफॉर्म किया जाता है वो है टिप्पणी डांस। तो ये हो गए ट्राइबल डांस। आगे बढ़ते हैं गरबा। वो उसके बारे में तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होगी ही, क्योंकि आप सब लोग भी गरबा लवर है ना। तो गरबा जो है वो वर्ड कहाँ से आया है? तो गर्भदीप से वो वर्ड आया है, जहाँ पर छोटी सी मटकी के अंदर दिया रखा जाता है उसे, और उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे लाइट होती है। तो ये जो है कॉन्सेप्ट वहाँ से ये गरबा आया है। गुजराती पीपल जो है वो परफॉर्म करते हैं गरबा, गाते भी है और साथ में प्ले भी करते हैं। ये गरबा जो है वो किस लिए हम करते हैं? तो आद्या शक्ति जो है हमारी, यानी कि गॉडेसेस ऑफ शक्ति, उन्हें मतलब प्लीज़ करने के लिए वो हम लोग ये गरबा परफॉर्म करते हैं। जगदम्बा जिसे हम बोलते हैं उनके लिए। अब नवरात्रि में लोग गरबा और गरबी को सिर पर रखकर भी डांस करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सर्कुलर फॉर्म में हम सब लोग डांस करते हैं अलग अलग स्टाइल में। पहले तो सिंपल ही डांस फॉर्म थे गरबा के, अब उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आ गई है। अब बेसिकली जो गुजराती राइटर्स है और पोएट्स, उनका ऐसा मानना है कि गरबा जो है और गरबा और गरबी वो चीफली किससे एसोसिएटेड है? तो कृष्ण भक्ति से। आगे बढ़ते हैं रास की ओर। रास जो है वो परफॉर्म किया जाता है सर्कल में। नवरात्रि के दौरान वो लोग रास भी करते हैं, गरबा भी खेलते हैं, और साथ ही साथ जन्माष्टमी जब होती है उस टाइम पर भी रास करते हैं। नरसिंह मेहता जो है उनको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी रास लीला दिखाई थी। रास लीला जो है वो नवरात्रि के दौरान जब करते हैं उस टाइम पर फीमेल जो है वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती है जो कि है चनिया चोली, और जो मेल है वो पहनते हैं केडिया और जो धोती होता है वो। तो ये इन्फॉर्मेशन थी रास के बारे में। आगे बढ़ते हैं अदर डांस फॉर्म ऑफ गुजरात, जिसमें पहला है गोफ गुंथन डांस। इसमें क्या होता है कि जो लोग हैं वो रोप जो होता है उसको या तो वो मंडप के साथ टाई करते हैं या फिर पिलर के साथ या फिर ट्री के साथ। एक साइड वो टाई कर देते हैं और दूसरा जो एंड होता है वो अपने हाथ में रखते हैं, और साथ ही साथ एक हाथ में डांडिया या फिर स्टिक रखते हैं। तो वो ऐसे एक बार अंदर जाएंगे एक बार बाहर आएंगे, ऐसे अंदर बाहर करके वो लोग डांस परफॉर्म करते हैं। और उसी तरह से वो जो रोप है वो ऐसे 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 टाई अप होती जाती है, इसीलिए इस डांस फॉर्म को बोला जाता है गोफ गुंथन डांस फॉर्म। आगे बढ़ते हैं धमाल डांस ऑफ सिद्धि। तो धमाल डांस जो है वो ऐसे नाम से ही पता चलता है कि कुछ धमाल वाला डांस होगा, तो सेम ऐसा ही है। जो सिद्धि लोग हैं जो जाम्बूर विलेज से बिलोंग करते हैं गिर का, वो बेसिकली अफ्रीका से आए हुए जो लोग हैं और वहाँ पर बसे हुए हैं, वो लोग ये डांस फॉर्म करते हैं। जिसमें क्या होता है कि वो लोग पिकअप के फेदर्स पहनते हैं और साथ ही साथ उनके हाथ में एक छोटा सा ड्रम होता है जिसे बजाते हुए, और फिर वो पिकअप फेदर्स ऐसे ऐसे होते रहते हैं और ड्रम्स बजाते हैं, और हो के साउंड पर वो लोग डांस करते हैं, यानी कि फुल ऑफ एंजॉयमेंट के साथ ये डांस करते हैं। इसीलिए इसका नाम जो है वो पड़ा है धमाल डांस। ओके, आगे बढ़ते हैं
मेरयो डांस, पढ़ार डांस, कोली डांस और मेर डांस। तो ये 4 डांस फॉर्म जो है उसके बारे में बहुत ही छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है। स्टार्ट करते हैं। मेरयो डांस फॉर्म जो है वो कहाँ परफॉर्म होता है? तो जो स्टेपवेल ऑफ बनासकाठा रीजन है वहाँ के लोग ये डांस फॉर्म परफॉर्म करते हैं, जहाँ पर तोरण जो है वो ग्रास के साथ तो वो लोग जो है वो तोरण को ग्रास के साथ बांध कर फिर परफॉर्म करते हैं डांस, और इसे बुलाया जाता है मेरयो डांस। इतनी ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को याद रखनी है। फिर नेक्स्ट जो है वो डांस यानी कि पढ़ार डांस, वो सुरेंद्र नगर के जो पढ़ार कम्युनिटी वाले जो डांस करते हैं उस डांस फॉर्म को बोला जाता है पढ़ार डांस। फिर आगे बढ़ते हैं तो सौराष्ट्र के जो कोली कम्युनिटी वाले लोग वो जो डांस परफॉर्म करते हैं उसे बोला जाता है कोली डांस। और जो मेर डांस है वो सौराष्ट्र के ही लोग परफॉर्म करते हैं। साथ ही साथ जो दूसरे भरवाड़ ट्राइब के लोग हैं उनका भी डांस फेमस है। इसी तरह हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग आए हुए हैं और उनका जो कल्चर है वो हम लोगों ने अपनाया है, इसीलिए हमारा कल्चरल हेरिटेज जो है वो विविड और बहुत सारी वैरायटीज़ वाला है और रीच है। इसका पीछे का रीज़न यही है कि जितने भी ट्राइब्स आए हैं उन्होंने हमें जो कस्टम्स सिखाए हैं, जो ट्रेडिशन दिया है और बहुत सारी वैल्यूज़ सिखाई है, जिसके ऊपर से हमारी जो हेरिटेज है वो बहुत ही रीच होता गया और अलग अलग वैरायटीज़ जो चीज़ें हैं वो हम लोग सीखते गए। और इसी की वजह से पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो कल्चरल हेरिटेज है बहुत ही अच्छा एक इमेज जो है वो शो करता है। तो इसी के साथ हमारा ये जो सेकेंड चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। जल्द ही मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय।